हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड विल बी फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो बैंकिंग कंपनी के लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपन ने अभी तक आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग मिलकर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर जितने न्यूमेरिकल हैं वो सारे कवर करेंगे। तो अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको जो लेक्चर नंबर 3 में बताया था वो एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनकम रिकॉग्निशन। इनकम रिकॉग्निशन में मैंने बताया था परफॉर्मिंग एसेट की इनकम है वो कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हैं, अक्रूवल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट की इनकम है वो कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हैं, कैश बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट बताया था फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में मैंने आपको सबसे पहले दो कैटेगरी बताई थी, परफॉर्मिंग एसेट बोल दो या स्टैंडर्ड एसेट बोल दो, और दूसरा बताया था नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या बताया था? परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट होती है, सॉरी, जिसके रियलाइजेशन में बैंक को कोई टेंशन नहीं होती है। एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो गई है, कितने दिन से ज्यादा, 90 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू हो गई है, तो सबसे पहले बैंक एडवांस को कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज करेगा? एनपीए की कैटेगरी में कैटेगराइज करेगा। एनपीए बन जाता है एडवांस। उसके बाद में अगर फिर भी पेमेंट नहीं मिल रहा है बैंक को 12 महीने तक, तब तक उस एडवांस को कौन सा एडवांस बोलते हैं? अपन सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। और सब स्टैंडर्ड के एसेट कैटेगरी में रह लिए 12 महीने, तब तक भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो आगे बैंक उसको फिर फर्दर क्लासिफाई कर देता है कौन सी कैटेगरी में? डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में। और इसके बाद में लास्ट कैटेगरी कौन सी थी? लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स में मैंने आपको बताया था अगर बैंक के ऑडिटर को ये लग जाता है कि अब ये अमाउंट रिकवर नहीं होगा, तो बैंक उस एडवांस को कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज कर देता है? लॉस एसेट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग अपन ने कवर करी थी प्रोविजनिंग की नॉर्म्स। तो प्रोविजनिंग की नॉर्म्स में मैंने आपको सबसे पहले बताया था स्टैंडर्ड एसेट, उसके ऊपर कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करना है? 0.40%। फिर आता है अपना सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था अगर सिक्योर्ड है तो कितना होगा? 15% होगा, और अगर अनसिक्योर्ड है तो कितना होगा? 25% प्रोविजन मेंटेन करना है। उसके बाद में आता है डाउटफुल एसेट। तो डाउटफुल में मैंने आपको बताया था अगर सिक्योर्ड है तो अप टू 1 ईयर है तो कितना परसेंट प्रोविजन होगा? 25%। मोर देन 1 एंड अप टू 3 ईयर है तो कौन कितना परसेंट होगा? 40%। एंड मोर देन 3 ईयर होगा तो कितना परसेंट प्रोविजन होगा? 100%। एंड डाउटफुल एसेट में अगर अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड में कितना बताया था? 100% प्रोविजन मेंटेन करेंगे। और लास्ट कैटेगरी कौन सी थी? लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स में कितना प्रोविजन मेंटेन करना है अपने को? 100% प्रोविजन मेंटेन करना। अब इन तीन टॉपिक से रिलेटेड अपने स्टडी मटेरियल में जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो अपन सारे कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, given below are the details of interest of advance of a commercial bank as on 31st March 21। रुपीज दे रखा है इन करोड़ में। पर्टिकुलर्स इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट अर्नड का मतलब क्या हुआ? इतना इंटरेस्ट क्या हो चुका है अभी तक? ड्यू हो चुका है। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब ये कौन सा बेसिस दे रखा है? रिसीव्ड दे रखा है, मतलब कौन सा बेसिस है? कैश बेसिस है। अब अपने को दो कैटेगरी दे रखी है, परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट में फिर तीन एडवांस है। पहला कौन सा है? टर्म लोन। दूसरा कौन सा है? सीसी एंड ओवरड्राफ्ट। एंड तीसरा कौन सा है? बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। इसी तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी तीन कैटेगरी दे रखी है, टर्म लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, एंड बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। तो अपने को क्वेश्चन क्या मांग रहा है? फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, परफॉर्मिंग एसेट की इनकम है वो कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज होगी? अक्रूवल बेसिस पर रिकॉग्नाइज होगी। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट की इनकम है वो कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज होगी? कैश बेसिस पर रिकॉग्नाइज होगी। क्योंकि एनपीए में बैंक को टेंशन रहता है कि पेमेंट रिसीव होगा या नहीं हो। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, परफॉर्मिंग एसेट है टर्म लोन। टर्म लोन का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है कितना? 240 करोड़, और अभी तक रिसीव हुआ है कितना? 160। लेकिन परफॉर्मिंग एसेट है तो उसकी इनकम कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज करनी है अपने को? ड्यू बेसिस पर। तो कितनी इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे इसकी? 240। इसी तरह से सीसी एंड ओवरड्राफ्ट है, इसी कितनी इनकम रिकॉग्नाइज होगी? 1500 करोड़। एंड लास्ट कौन सा है? बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, इसकी 300।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसमें जो तीन कैटेगरीज है उनकी इनकम कितनी है? टर्म लोन है, टर्म लोन की इनकम को कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज करूंगा? नॉन परफॉर्मिंग है, इसलिए कौन से बेसिस पर करूंगा? कैश बेसिस पर। तो कितना होगा? 10 करोड़। अगला कितना है? कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 24। और लास्ट कितना है? बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड 40 करोड़। तो इतनी टोटल इनकम बैंक जो है वो करंट ईयर में अपनी इंटरेस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा। अब पॉइंट ये आता है कि आंसर क्या अपने को डायरेक्ट लिखना है क्या? तो इसमें सबसे पहले आपको आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसका रेफरेंस देना है। आपको बताना है कि परफॉर्मिंग एसेट की इनकम है वो कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज होती है, एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट की इनकम जो है वो कौन से बेसिस पर रिकॉग्नाइज होती है। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिखना है, फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे अदरवाइज। तो लिखेंगे मेरे साथ में। एग्जाम्पल नंबर 6। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इनकम ऑन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट का दूसरा नाम क्या बताया था? स्टैंडर्ड एसेट। तो इनकम ऑन परफॉर्मिंग एसेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूवल बेसिस, वेयर एज इनकम ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। इस आरबीआई की गाइडलाइंस को आपको सॉल्यूशन में लिख कर आना है। अब इसके बाद में लिखना है अपने को आंसर। तो लिखेंगे इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021। फर्स्ट कॉलम है वो थोड़ा लेंथ में रखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में अपने को क्या लिखना है? सबसे पहले कौन सी एसेट थी? ये तो अपने को पता है कि स्टैंडर्ड एसेट है, मतलब परफॉर्मिंग एसेट है और नॉन परफॉर्मिंग है। उनमें सब कैटेगरी कौन सी थी? तीन कैटेगरीज थी। पहली कौन सी है? टर्म लोन, दूसरा है सीसी एंड ओवरड्राफ्ट, और तीसरा है बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। तो वो लिखेंगे। फर्स्ट है अपने पास में टर्म लोन। टर्म लोन में अपने पास में दो कैटेगरी है, परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसी तरह से दूसरा कौन सा था? कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। अमाउंट एक साथ ही ले लेंगे सारा अपन। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। इसमें भी दो कैटेगरी है, परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसी तरह से लास्ट कौन सा था अपने पास में? थर्ड नंबर पर था अपने पास में बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। इसमें भी दो कैटेगरी है, परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब अपन एक एक अमाउंट देख लेते हैं। टर्म लोन में कितना है? तो टर्म लोन में है 240 एंड 10। तो टर्म लोन में परफॉर्मिंग एसेट का हो गया 240 एंड 10। टोटल कितना हो गया? 250। ऐसे ही सेकंड कौन सा अपना? टर्म लोन के बाद में है अपने पास में कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो परफॉर्मिंग की कितनी इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे? 1500। और इसकी कितनी करेंगे नॉन परफॉर्मिंग की? 24। तो 1500 एंड 24। तो ये कितना हो गया? 1524। एंड लास्ट कौन सा था? बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। तो इसमें कितना है? परफॉर्मिंग की 300 और नॉन परफॉर्मिंग की 40। 340। तो कितना हुआ? 340। अब लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, टोटल इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। टोटल इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब टोटल इनकम अपने को कितनी करनी है? तो इन सब का, तीनों का टोटल लगा देंगे आप। तो इन सब का टोटल कर लेंगे, कितना टोटल आएगा? 250 प्लस 1524 प्लस 340। तो ये टोटल हो रहा है 2114। 250 प्लस 1524 प्लस 340, 2114। तो इतनी इनकम जो है वो बैंक रिकॉग्नाइज करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो प्रोविजनिंग की नॉर्म्स से रिलेटेड है। जो परसेंटेज मैंने आपको बताए थे वो सारे परसेंटेज आपको माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ एडवांसेज ऑफ एक्स बैंक लिमिटेड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड इन पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये पूछ रहा है कि बैंक को अपने पी एंड एल में कितने का प्रोविजन मेंटेन करना चाहिए। ये बैंक के एडवांसेज है। असेट क्लासिफिकेशन दे रखा है और अमाउंट इन लैक्स दे रखा है। सबसे पहले बोल रहा है कि स्टैंडर्ड एसेट। तो स्टैंडर्ड एसेट कौन सी एसेट होती है? परफॉर्मिंग एसेट बोल दो या स्टैंडर्ड एसेट बोल दो, एक ही बात है। कितने का एडवांस है इसमें? 6000 लैक्स का। कितना प्रोविजन मेंटेन करेंगे ये मैंने आपको बताया था, 0.40%। सेकंड बोल रहा है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड कितना है? 4400। अब 4400 देखो सब स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। तो मैंने आपको नोट बनवाया था एक, कि अगर एडवांस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑलवेज क्या अज्यूम करना है? उसको सिक्योर्ड अज्यूम करना है। तो सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड का कितना परसेंट बताया था? 15%। तो 4400 के ऊपर कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करेंगे आप? 15% प्रोविजन मेंटेन करेंगे। डाउटफुल। अब देखो डाउटफुल में अपने को बोल रहा है फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर मोर देन 3 ईयर। अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है। तो मैं ये फर्स्ट चेक करते हैं अपन। फॉर 1 ईयर तो मैंने आपको बताया था अप टू 1 ईयर।
अब यहाँ भी अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये डाउटफुल जो है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो हमेशा आपको क्या अज्यूम करना है, सिक्योर्ड अज्यूम करना है। फॉर 1 ईयर 1800 है, 1800 के ऊपर कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करेंगे, 25%। फॉर 2 ईयर तो मोर देन 1 एंड अप टू 3, वहां पर कितना परसेंट प्रोविजन होता है, 40% होता है, तो इसके ऊपर कितना मेंटेन करेंगे, 40%। फॉर 3 ईयर, 3 ईयर के ऊपर कितना मेंटेन करेंगे, क्योंकि मोर देन 3 होते ही 100 होता है, अप टू 3 में तो कितना रहेगा, 40% ही रहेगा, तो इस पर भी 40% मेंटेन करेंगी। नेक्स्ट आ रहा है फॉर मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा, तो इसमें कितना परसेंट होगा, 100% प्रोविजन। लॉस असेट्स, गया वो गया, तो लॉस असेट्स के ऊपर कितना परसेंट प्रोविजन है, 100%। तो इस तरह से आपको प्रोविजन मेंटेन करना है, जो कि बैंक को अपने पीएनएल में प्रोविजन के नाम से शो करना है। क्लियर है परसेंटेज सबको? ओके। तो इसके सॉल्यूशन का मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ, परसेंटेज आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पर क्या रखेंगे फॉर्मेट में, असेट रखेंगे, और सेकंड नंबर पर क्या रखना है, असेट का अमाउंट कितना है, थर्ड नंबर पर क्या रखना है, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, और लास्ट में क्या होगा, फोर्थ कॉलम अमाउंट ऑफ प्रोविजन, और अमाउंट ऑफ प्रोविजन के कॉलम का आपको टोटल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। ये बोल रहा है फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेज ऑफ एसबीआई कोलकाता। रुपीज इन चल रहा है लैक्स में। अपने को वही पूछ रहा है कि प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि अपने को ये क्लासीफाई नहीं कर रखा है कि ये स्टैंडर्ड एसेट है या सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल में है तो कितने कौन सी कैटेगरी में है, तो ये अपने को खुद को जज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को एसेट की कैटेगरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर अपने को उसका परसेंटेज प्रोविजन अप्लाई करना है। तो देखेंगे एक बार, टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज, बैंक ने जो लोन प्रोवाइड कर रखे हैं वो कितने के, 120 lakhs के हैं। इसके अंदर बोल रहा है कि एडवांस फुल्ली सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड एडवांस है, मतलब बैंक को कोई भी टेंशन नहीं है पैसा रिकवर करने में, तो वो कौन सी कैटेगरी होगी, परफॉर्मिंग असेट या स्टैंडर्ड असेट। और इसके ऊपर कितना प्रोविजन मेंटेन करते हैं अपन, 0.40%। तो जो 70 लाख है इसके ऊपर कितना बना देंगे अपन, 0.40%। एडवांस ओवर ड्यू फॉर 15 मंथ्स, 20 लाख का एडवांस ऐसा है। अब बोल रहा है कि एडवांस ओवर ड्यू फॉर 15 मंथ्स। अब सबसे पहले ये अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि कितने दिन से ज्यादा होता है जब बैंक उसको एनपीए में कैटेगराइज करता है, 90 डेज से ज्यादा होता है जब बैंक एडवांस को कौन सी कैटेगरी में ले जाता है, एनपीए की कैटेगरी में ले जाता है। मतलब 90 डेज तक तो उसको बैंक कोई क्लासिफिकेशन उसको नहीं करेगा एनपीए बनाने के लिए। तो सबसे पहले 90 डेज है, 90 डेज जैसे ही बीत जाएंगे उसके बाद में कौन सा कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है, सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। और सब स्टैंडर्ड एसेट में कितना टाइम पीरियड अलाउड है, 1 ईयर अलाउड। तो यहाँ पर अपने को बोल रहा है एडवांस ओवर ड्यू फॉर 15 मंथ्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 90 डेज तक तो कोई भी एडवांस जो है वो कैटेगरी में नहीं रहा, 91 डे होते ही वो एडवांस क्या बना, एनपीए बना। और उसके बाद में तो 90 डेज में कितने महीने निकल गए अपने, 3 मंथ्स तो उसमें रह गई। इसके बाद में एनपीए बनने के बाद में कौन सी कैटेगरी स्टार्ट हो गई, सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में कितने महीने रह सकता है वो, 12 मंथ्स तक रह सकता है। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि इस एडवांस को ओवरड्यू हुए कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, 15 मंथ्स हुए हैं। तो 3 महीने तो लग गए किसके अंदर, एनपीए के रूप में कैटेगराइज होने में। और 12 महीने कहाँ तक है वो, सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में, मतलब 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड वाले कैटेगरी में आराम से रह सकता है। तो ये जो एडवांस है ये कौन सी कैटेगरी का हुआ, सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी का एडवांस हुआ। ये पॉइंट सबको क्लियर है? एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इसको। सबसे पहले देखेंगे, एनपीए बनाएगा बैंक, बैंक एनपीए कब बनाता है, मोर देन 90 डेज होते ही, मतलब 90 दिन से ज्यादा होते ही। तो 90 दिन हुए मतलब 3 मंथ्स हो गई, तो 3 महीने के बाद में तो वो क्या बना, एनपीए बना। और 12 महीने तक वो कहाँ रह सकता है, सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रह सकता है। इसका मतलब अभी भी ये एडवांस जो है वो बैंक ने कौन से मोड में क्लासिफाइड कर रखा है, सब स्टैंडर्ड के रूप में क्लासिफाइड कर रखा है। और सब स्टैंडर्ड में अपने को कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करना है,
अब यहाँ पर कोई भी अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो ये मैंने आपको बताया था अगर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रखी है तो उस एडवांस को क्या अज्यूम करना है अपने को, सिक्योर्ड एडवांस अज्यूम करना। तो इस पर कितना परसेंट प्रोविजन होगा, 15% प्रोविजन होगा। ऊपर वाला जो था अपना एडवांस तो फुल्ली सिक्योर्ड, मतलब वो कौन सा था, परफॉर्मिंग एसेट था, तो उस पर कितना था, 0.40%। तो 120 लाख का अपना एडवांस टोटल है, उसमें से अभी तक अपन ने कितने डिटेल को समझ लिया है, 90 लाख की डिटेल को समझ लिया है। अब अपन बढ़ते हैं इससे आगे। आगे बोल रहा है एडवांस ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2.5 ईयर बट लेस देन 3 ईयर्स, और ये अमाउंट कितना है, 10 लाख का। सिक्योर्ड बाई मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड ₹5 लाख। अब ध्यान से समझेंगे इसको। ये बोल रहा है कि एडवांस को ओवर ड्यू हो चुके हैं 2.5 ईयर्स। इसका मतलब 2.5 ईयर्स में कितने मंथ्स हो गए, 30 मंथ्स हो गए। 30 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, बट लेस देन है कितने में, 3 ईयर्स। 3 साल में कितने महीने होते हैं, 36 महीने होते हैं। और ये टोटल एडवांस कितना है, 10 लाख का, और इसमें से बोल रहा है कि 5 लाख का एडवांस ऐसा है जिसके अगेंस्ट में कस्टमर ने बैंक को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है, मतलब मॉर्गेज है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। इसका मतलब 5 लाख का एडवांस तो अनसिक्योर्ड हो गया, ये सबको क्लियर है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। अब देखते हैं अपने को 2.5 ईयर से ज्यादा और 3 साल से कम। तो सबसे पहले 3 महीने में तो क्या बनेगा, एनपीए बनेगा। तो 3 महीने मैंने काम में ले लिए किसमें, एनपीए बनाने के अंदर। इसके बाद में कौन सी कैटेगरी आती है, सब स्टैंडर्ड। उसके लिए कितना टाइम पीरियड है, 12 महीने तक रह सकता है। तो यहां तक आकर 15 महीने तक तो वो क्या हो चुका है, सब स्टैंडर्ड का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। अब बैंक आगे फर्दर क्लासिफाई करेगा डाउटफुल। डाउटफुल में अपने को चेक करना है अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर मतलब अगले 1 साल है वो 12 महीने वो डाउटफुल में रह चुका है। तो यहां तक कितने महीने हो चुके हैं अपने, 27 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। 30 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका है और 36 महीने से कम पीरियड बोल रहा है। तो यहां पर अपन ने क्या बनाया, एनपीए। ये क्या हुआ, सब स्टैंडर्ड। ये क्या है, डाउटफुल में अप टू 1 ईयर। और इसके बाद में कौन सा होगा, मोर देन 1 एंड अप टू 3 ईयर्स। तो ये जो एडवांस आ रहा है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, मोर देन 1 एंड अप टू 3 ईयर्स। एक बार वापिस बता रहा हूं पूरे पॉइंट को। एडवांस को ओवरड्यू हो चुके 30 महीने से ज्यादा, लेकिन कितने से कम, 36 महीनों से कम। तो सबसे पहले 3 महीनों में अपन ने एडवांस को किस रूप में क्लासिफाई करा, एनपीए। एनपीए बनाने में कितना टाइम गया, 3 महीने। उसके बाद में अगले 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा। फिर एडवांस को अपन ने किस में क्लासिफाई करा, डाउटफुल। डाउटफुल में अप टू 1 ईयर, तो 12 महीने यहाँ कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में आता है कौन सा ब्रैकेट, मोर देन 1 एंड अप टू 3 ईयर्स। तो ये जो एडवांस आ रहा है ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि अगले देखो कितने महीने होते हैं, मोर देन 1 एंड अप टू 3 ईयर्स। तो 2 साल हुए मतलब कितने महीने, 24 महीने। अपन तो उसके बिटवीन ही चल रहे हैं। तो ये एडवांस कौन सी कैटेगरी में है अपना, मोर देन 1 एंड अप टू 3 ईयर्स। एंड मोर देन 1 एंड अप टू 3 ईयर सिक्योर्ड पोर्शन पर कितना बनता है अपना, 40% बन। ये पॉइंट सबको क्लियर है। आगे देखेंगे, अनसिक्योर्ड एडवांस नॉट रिकवरेबल। मतलब अनसिक्योर्ड एडवांस नॉट रिकवरेबल मतलब ये कौन सी एसेट है, लॉस एसेट्स है। और लॉस एसेट्स में कितना प्रोविजन होता है, 100% का प्रोविजन होता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है। पॉइंट सबको क्लियर है। तो एक बार मैं पूरा आपको रिपीट कर रहा हूँ, 120 lakhs का अमाउंट बैंक ने क्या कर रखा था, एडवांस के रूप में दे रखा था कस्टमर को। उसमें से 70 लाख का तो बोल रहा है फुल्ली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड इन द सेंस कौन सी एसेट हो गया, परफॉर्मिंग एसेट। और परफॉर्मिंग एसेट पर कितना प्रोविजन मेंटेन करते हैं, 0.40%। नेक्स्ट है एडवांस ओवरड्यू फॉर 15 मंथ्स। एडवांस को ओवरड्यू ओवरड्यू हुए 15 महीने हो चुके हैं। तो सबसे पहले 3 महीने में तो क्या बनता है, वो एनपीए बनता है। उसके बाद में सब स्टैंडर्ड कैटेगरी आती है। और सब स्टैंडर्ड में कितने महीने तक रह सकता है वो,
12 मंथ्स तक रह सकता है। तो सेकंड वाली जो अपने को 20 लाख का अमाउंट दे रखा था, ये कौन सी कैटेगरी का एडवांस है? सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी का एडवांस है, इसलिए कितना प्रोविजन मेंटेन करेंगे? 15%। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है कि सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, तो मैंने आपको बताया है कि सिक्योर्ड होगा तो 15%। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऑलवेज क्या ज्यूम करना है? सिक्योर्ड। और सिक्योर्ड पर कितना प्रोविजन मेंटेन करते हैं? 15%। नेक्स्ट आ रहा है अपना एडवांस ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2.5 ईयर बट लेस देन 3 ईयर्स। तो इसमें सबसे पहले 3 मंथ्स लग गए अपने को एनपीए बनाने में। 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा। डाउटफुल की जो फर्स्ट स्लेब है उसके अंदर कितना है? अप टू 1 ईयर, मतलब 12 महीने वहां पर रहा। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी में फॉल कर गया, मोर देन 1 एंड अप टू 3 ईयर्स। तो ये कितना है? इसमें भी 10 लाख का अमाउंट है। इसमें बोल रहा है कि 5 लाख का तो सिक्योर्ड है, 5 लाख का अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड के ऊपर मैंने आपको क्लियर बताया था, अनसिक्योर्ड पर कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? 100% मेंटेन करना है। और इस पर कितना होगा? सिक्योर्ड पर 40%। और लास्ट वाला बोल रहा है अनसिक्योर्ड एडवांस नॉट रिकवरेबल, मतलब ये पैसा बैंक को रिकवर नहीं होगा। इसलिए कौन सी कैटेगरी का है? लॉस एसेट की कैटेगरी का है। और लॉस एसेट पर कितना प्रोविजन मेंटेन करते हैं? 100% प्रोविजन मेंटेन करते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, साथ में लिखेंगे सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? 8। लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविजन, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी रिक्वायर्ड। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी लेंगे अपन? असेट की कैटेगरी। देन अमाउंट कितना है, देन परसेंटेज कितना अप्लाई करेंगे, और लास्ट कॉलम क्या होगा? अमाउंट ऑफ प्रोविजन। लिखेंगे असेट्स, अमाउंट, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन एंड अमाउंट ऑफ प्रोविजन। फर्स्ट कैटेगरी बोल रहा था अपने को एडवांस फुल्ली सिक्योर्ड, तो वो कौन सी हो गई? परफॉर्मिंग असेट। परफॉर्मिंग असेट का अमाउंट कितना था? 70 लाख का था। तो 70 लाख, 70 लाख के ऊपर कितना होगा? 0.40%। 70 लाख का 0.40% निकालेंगे आप लोग। 28,000। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी थी जो एडवांस ओवर ड्यू हो रहा था 15 मंथ्स के लिए? वो था अपना सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड असेट। और सब स्टैंडर्ड असेट का अमाउंट कितना था अपना? 20 लाख का था। इस पर कितना प्रोविजन था? 15%। तो 20 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख। इसके बाद में कौन सा था? एडवांस ओवर ड्यू, जो था अपना मोर देन 2.5 ईयर बट लेस देन 3 ईयर्स। तो वो कौन सी कैटेगरी का हो गया अपना? डाउटफुल असेट। और डाउटफुल में भी कौन सा? मोर देन 1 एंड अप टू 3 ईयर्स। डाउटफुल असेट्स। देखो डाउटफुल असेट्स में अपने पास में दो था, एक अपने पास में सिक्योर्ड और एक था अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड अमाउंट था 5 लाख का। इसके ऊपर कितना प्रोविजन होगा? 40%। और अनसिक्योर्ड कितना था? 5 लाख का। इसके ऊपर कितना प्रोविजन होगा? 100%। तो ये कितना हुआ? पहला तो हो गया 2 लाख, सेकंड वाला कितना हो गया? 5 लाख। तो अगर मैं आपको ये बोल लूं कि डाउटफुल पर टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविजन कितना है, तो वो टोटल कितना है? 7 लाख। 10 लाख का टोटल एडवांस दिया बैंक ने, और उसके ऊपर कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा? 7 लाख का प्रोविजन बनाना पड़ेगा।
एंड लास्ट कौन सा था अपना? लॉस असेट्स। लॉस एसेट्स कितने का अमाउंट का था अपने पास? 20 का। 20 लाख। लॉस एसेट्स पर कितना प्रोविजन है? 100% प्रोविजन है। तो 20 लाख का प्रोविजन मेंटेन करना है। आप इन सब का टोटल कर देंगे, यही क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविजन। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविजन। क्लियर है सबको? तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत ध्यान से समझना है। एग्जाम में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, कई बार अपने से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि वो एसेट का क्लासिफिकेशन नहीं देता, अपने से पहले एसेट को खुद क्लासिफाई करवाता है और फिर उस पर प्रोविजन कैलकुलेट करवाता है। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल में आज के लेक्चर में कंप्लीट कर। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन बैंकिंग कंपनी का P&L अकाउंट कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये DICG से कवर करना है, ये भी अपन साथ ही कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर 10 इसका पार्ट नंबर बी, इस पर भी प्रोविजन कैलकुलेट करवा रहा है। तो ये जो अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया था, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। असेट क्लासिफिकेशन दे रखा है, रुपीज इन लैक्स दे रखा है। स्टैंडर्ड असेट है 4500, इस पर कितना प्रोविजन होगा? 0.40%। देखो स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है वो स्टैंडर्ड असेट में ही मिस्टेक करता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, 0.40% है, ना कि 0.4 है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में। सब स्टैंडर्ड है, इसमें अपने को कोई कैटेगरी नहीं दे रखी है कि सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, इसलिए क्या अज्यूम करना है? सिक्योर्ड, और सिक्योर्ड पर कितना परसेंट प्रोविजन होगा? 15% होगा। डाउटफुल है फॉर 1 ईयर, 1 ईयर पर कितना होता है? 25%। 2 ईयर्स, तो ये कौन से ब्रैकेट में आ गया? मोर देन 1 एंड अप टू 3 ईयर्स, तो वहां पर कितना है? 40%। फॉर 3 ईयर्स, इस पर भी कितना होगा? 40%, क्योंकि मोर देन 3 होना चाहिए, तब जाकर प्रोविजन का परसेंटेज कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। फॉर मोर देन 3 ईयर्स, इस पर कितना होगा? 100%। लॉस एसेट्स के ऊपर कितना होगा? 100%। तो इस तरह से आपको प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।